नमस्कार। आउटलुक इनिशिएटिव की इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिसमें आउटलुक हिंदी, आउटलुक इंग्लिश जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक मनी, आउटलुक स्प्लर्ज और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया के लाखों कार्यक्रम आज इन प्लेटफॉर्म्स पे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और इसको देखते हुए आउटलुक ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कदम रखने का मन बनाया है। तो आइए आज के अपने विशेष मेहमान से हम आपका परिचय करवा दें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्य और बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह से। डॉक्टर साहब, आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला एक सवाल ये कि बिहार के नालंदा ज़िले के एक छोटे से गांव लोदीपुर में आपका जन्म हुआ, वहीं से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और आज आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इसके अलावा डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड भी आपको हासिल है। क्या कभी आपने सोचा था कि आप ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? दिनेश आनंद जी, धन्यवाद। हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि अब वो क्या बनना है। मैं अपना काम करता रहा हूँ, शुरू से करता रहा। एक किसान का बेटा, शुरू में मैं अच्छी खेती करता था, ट्रैक्टर भी चलाया करता था। उस ज़माने में भी हमारे खेती का लोग कहते थे कि बहुत अच्छा खेती करते हैं जी। मैं गांव के बगल में बरबीघा एक जगह था जिसमें हम लोग के फादर सल्फेट का दुकान खोल रखा था। उसमें भी उन लोगों ने काफ़ी मदद किया। उस ज़माने में सेल लाख 2 लाख का डेली हमारे यहाँ होता था। उसमें भी मेरा काफ़ी हाथ है, बहुत हम साथ दिए परिवार को। उसके बाद अब लगा कि यहाँ रहना और खेती और इस दुकानदारी करने से काम नहीं चलेगा, तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू किया और मैं टीएनबी कॉलेज भागलपुर में जूलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई किया। जूलॉजी ऑनर्स करने के बाद मैं फिर मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैं उस ज़माने में भी गरीब से मेरा बहुत लगाव रहा है और अभी भी है। मेडिकल कॉलेजेस में भी हम काफ़ी गरीबों को मदद किया और इस गरीबों का जो आशीर्वाद मिला और भगवान का जो आशीर्वाद मिला, इसके बदौलत आज तक मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बढ़ता रह गया। जो भी हूँ, इसके पीछे हमारे पीछे बहुत लोग हैं। हमारा डॉक्टर समाज है जो आज तक हमारा कोई डॉक्टर ख़राब नज़र नहीं आता। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हर मोमेंट हमको साथ देने को तैयार रहते हैं। और बिहारी एक ऐसा जगह है जिसमें कभी भी किसी तरह का अड़चन हमारे एसोसिएशन में नहीं होता है और इसका अवार्ड हमको मिला है और आगे भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, लंबे वक्त तक आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के मेंबर भी रहे हैं और अब इधर सरकार ने एमसीआई को डिसॉल्व कर दिया है और एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया है और बिहार से 2 लोग एनएमसी के सदस्य भी हुए हैं, जिसमें एक आप भी हैं। तो हमारे कई दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका थी और अब जो एनएमसी की भूमिका है, इन दोनों में कितना फ़र्क है, कैसे बताना चाहेंगे आप इसको? देखिए, एमसीआई और एनएमसी का काम हमारा मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एथिक्स सबका रेगुलेशन करना, रेगुलेट करना है। इसमें किस तरह की पढ़ाई होता है, किस तरह का हॉस्पिटल रन करना चाहिए,
किस तरह से डॉक्टरों के प्रति, डॉक्टरों के लिए काम होना चाहिए, सब काम एनएमसी भी करता है और एमसीआई भी कर देते हैं। दोनों थोड़ा सा फ़र्क है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ज़्यादा लोग निर्वाचित होकर आते थे, मतलब इलेक्शन से आते थे, प्रजातांत्रिक प्रणाली के आते थे। हर स्टेट से 5, 7, 4, 3, 2, 1 आते थे जो इलेक्शन से जीत के आते थे। एनएमसी में मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उसमें मनोनीत हैं, लोग को इलेक्शन फेस नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट जिसको कहती है, गवर्नमेंट जिसको करती है उसमें होता है। कुछ पद उसमें मनोनीत भी, कुछ पद उसमें इलेक्शन के थ्रू भी आते हैं, जिससे हम अभी इलेक्शन से आए हैं, और हर स्टेट से 1-2 इलेक्शन से भी आते हैं। काम लगभग दोनों का एक ही तरह का रहा है। थोड़ा सा फ़र्क यही है कि मेडिकल काउंसिल इंडिया जो इलेक्टेड बॉडी थी उसमें जो इलेक्शंस के थ्रू आते थे उनकी बात रखने पर थोड़ा वो लोग अच्छे ढंग से देखते थे। एनएमसी तो अभी शुरू हुआ है, बहुत अभी हम लोग को बात करने का मौका नहीं मिला है जी। लेकिन ये लोग भी मिला जुला कभी अच्छा ही काम कर रहे हैं। जब हम लोग बैठ के बात करेंगे तो और पता चलेगा कि एनएमसी कैसा काम करेगी। डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड, जो चिकित्सा जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड जिसे माना जाता है, तो जब जिन लोगों को ये डॉक्टर BC राय अवार्ड दिया जाता है, जिन चिकित्सकों को, तो उनके नामों की जो घोषणा होती है, इसके बाद एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित होता है राष्ट्रपति भवन में, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान जो है उन चिकित्सकों को दिया जाता है जिनका नाम MCI ने फाइनल किया है। तो जो MCI की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री मेहता ने के हस्ताक्षर से 2018 में आपका भी नाम सामने आया कि आपको भी यह अवार्ड दिया जाना है। तो आपके अवार्ड से संबंधित जो पत्र है वो तो निर्गत हो गया कि आपको डॉक्टर BC राय अवार्ड दिया गया, लेकिन ये जो समारोह होता है राष्ट्रपति भवन में, अब तक इसका आयोजन नहीं हुआ है। तो जान सकता हूँ कि कब तक इसकी उम्मीद है? देखिए, BC राय अवार्ड एक पद्मश्री अलग ढंग का अवार्ड है। BC राय अवार्ड एक अवार्ड डॉक्टरों का सबसे सर्वोच्च, सबसे अच्छा अवार्ड है। सबसे जो डॉक्टर का अपना प्रक्षेत्र जो अच्छे काम करते हैं उनके चलते मिलता है। इसका रिकमेंडेशन बिहार के और हर स्टेट से, अपने अपने स्टेट से जो अच्छे डॉक्टर हों तो रिकमेंड करते हैं। जो MCI मेंबर थे वो करते थे, और उसमें कमेटी होती थी। कमेटी में इसकी 30 मेंबर होते थे, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 2-3 मेंबर के अलावे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, PMO के लोग रहते थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग रहते थे। उसमें जा कर के लोग सुनते थे किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। उन लोग का पेपर दे करके, और हाँ, जो अच्छे काम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली लोग देते थे। हम लोग गरीब जनता का सेवा करने के चलते वहाँ एक हिंदुस्तान टाइम्स के पेरिस मीडिया के लोग भी रहते थे। उन्होंने आवाज़ उठाया कि नहीं भाई, इनका तो नाम सुने हैं और ये गरीब का सेवा करते हैं। तो इसके चलते और भी बहुत लोगों ने उठ के कहा कि नहीं, इनको मिलना चाहिए, बहुत गरीब के डॉक्टर हैं। तो हमको मिला। मैं आभारी हूँ उन कमेटी का जो हमको BC अवार्ड दिया। उसके बाद MCI डिजॉल्व हो गया और NMC आ गया। NMC ने अभी तक अवार्ड फंक्शन नहीं करवाया है। कुछ दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया था कि भाई आप लोग इसको फिर से शुरू करिए। डॉक्टरों का सबसे ऊपर का अवार्ड है, डॉक्टरों को मिलना चाहिए। आप इसको बंद करवा रखा। गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसको करेगी। आप जब इसको रिकमेंड करिएगा कि नहीं इसको होना चाहिए तो होगा। साथ ही जो BC अवार्ड फंक्शन जो नहीं हुआ है उसको भी करना चाहिए। तो चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों ने कहा कि नहीं, हम इस पर विचार करेंगे। उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसका भी काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बिहार IMA जो है, बिहार इकाई IMA की, उसके भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। तो आपका जो कार्यकाल रहा है बिहार में, उसमें आपने क्या कुछ ऐसा किया है जिससे चिकित्सा जगत को फ़ायदा पहुंचा हो? देखिए, सबसे पहले तो हम घूम घूम कर डॉक्टरों को हमने कहा कि जनहित में गरीब पेशेंट
पर कृपा करें, उनकी ठीक से सेवा करें। इसका असर हर ब्रांचेज में हुआ और हमारे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर फ्री सेवा करने लगे और अभी भी कर रहे हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा जी, डॉक्टरों पर जो बराबर मारपीट की घटना होती थी, उसको हम लोगों ने आवाज़ उठाया। उस पर एक हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से बिहार गवर्नमेंट से एक रूल बनवाया, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का हुआ है, जो लगभग लागू हो गया है। अभी नीचे हम ही लोग के समय में हुआ, जिसके चलते डॉक्टरों को काफ़ी, हमने कहा कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में डॉक्टरों के बचाव के लिए जो रूल बना है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ भी रूल बनाइए। और उस समय हम लोग गवर्नमेंट से लड़ के झगड़ के उस रूल को हम लोगों ने पारित करवाया है। अभी ठीक से पास नहीं हुआ है, हम लोग उस पर भी लगे हुए हैं कि डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हर जिला में हर डीएम को उसको जाए, जिससे कि चलते जो प्रोटेक्शन हम लोग को होता है इस तरह से आंध्र प्रदेश में हो रहा है, हमारे बिहार स्टेट में हो और डॉक्टरों का ही हो। तो ये दो तीन चार काम हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया। दूसरा काम हमने किया कि जिस तरह से डॉक्टरों में अपना कोई मनमुटाव किसी कारण से होता था, उसको भी हमने दूर करने की कोशिश किया। आज पूरे कंट्री में बिहार को इस तरह से बिहार को देखता है कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन होता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी सीनियर डॉक्टर जो एक्टिव होते हैं उनको रेजिडेंट सेक्रेटरी होते हैं और हमारा आईएमए पीसफुल चलता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि आप अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, लेकिन आपका जो संबंध है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वो बिहार है, पटना, और काफ़ी व्यस्त ज़िंदगी है आपकी, आप सफल सर्जन भी हैं। अब आईएमए का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो दिल्ली में है और आप हैं चिकित्सक पटना के, तो एडजस्ट कैसे करेंगे इस समय को? आप कितना वक्त दिल्ली देंगे, कैसे पटना मैनेज करेंगे? देखिए आनंद जी, हम तो बिहार के गरीब लोग ही सेवा करते हैं, हम इनको भी प्रॉब्लम में नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे भी डॉक्टर हो गए हैं, सभी अच्छे डॉक्टर हैं और वो लोग भी ठीक से इलाज करते हैं। लेकिन मैं जब प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ तो इसको भी अच्छे ढंग से काम मैं करूँगा और हर स्टेट में घूमूँगा। हर स्टेट में मैं कहूँगा कि भाई आप लोग जनहित में जो अच्छा से अच्छा काम है करिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, उसमें थोड़ा दिक्कतें होती हैं, उस हॉस्पिटल में भी हम लोग जाके आग्रह करेंगे और प्रेस और मीडिया के माध्यम से कहेंगे वहाँ भी 10-5 बेड फ्री रखिए, जिससे गरीब जनता को फ़ायदा हो। और हम लोग, हमारे प्रेस सेक्रेटरी जनरल जो हैं, हमें वाइस प्रेसिडेंट हैं, हर स्टेट में लगभग एक वाइस प्रेसिडेंट हो ही जाते हैं, उनके साथ मिलजुल करके पूरे देश में सेवा करेंगे और गरीब जनता का सेवा करेंगे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। एक कामयाब इंसान यूं ही कामयाब नहीं होता। संघर्ष, सूझबूझ और कड़ी मेहनत के साथ सालों बीत जाते हैं और तब जाकर कहीं बनती है पहचान। आउटलुक डिजिटल के मंच पर बिहार के ऐसे ही कुछ आइकन से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात, खास मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह से। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि आज देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है इस समय, तो इसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो होना चाहिए और फिलहाल ये नहीं हो रहा है? साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते भी आप जो पूरे देश के जो चिकित्सक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, हमारे कंट्री में जो चिकित्सा व्यवस्था है और जगहों से बहुत से मामले में बहुत अच्छा है जी। हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ की जनता ज़्यादा गरीब लोग हैं, उसका ख्याल रखते हुए
बड़े बड़े हॉस्पिटल में जिस तरह का हो रहा है उसको थोड़ा कम मैंने पैसा खर्च होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा कमी है हम लोगों के स्टेट कंट्री में, उस पर हम ध्यान आकर्षण करेंगे और सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक को कहेंगे, घूम घूम कर कहेंगे, गवर्नमेंट से भी आग्रह करेंगे जी कि हमारे गरीब जनता को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए गवर्नमेंट से कहेंगे। वो जो सुविधा बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शुरू करावें। कार्डियक सर्जरी और भी बहुत सा ऐसे है जिसका अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, उसको भी शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। जी और जहाँ तक हो सकेगा मेहनत मैं करूँगा और गरीब जनता के लिए जो भी हो सकता है अच्छा काम करूँगा। डॉक्टर साहब, आज से कुछ साल पहले हमने एक नेशनल मैगज़ीन के कवर पेज पर आपकी तस्वीर दिखी थी और जिसका शीर्षक था गरीबों का लोकप्रिय डॉक्टर, आपको भी याद होगा। तो हमने ये देखा है कि बिहार जैसे राज्य में जो बिल्कुल समाज के निचले पायदान पर जो खड़ा मरीज़ है वो आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो बात सामने आई कि सबसे सस्ता इलाज आप प्रोवाइड करते हैं गरीब मरीजों को। ये इलाज कितना सस्ता है? हालांकि ये सवाल थोड़ा पर्सनल है, अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं अब इसका जवाब मैं दूंगा। जी देखिए, बहुत से डॉक्टर बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, उनका अपना है, उनका खर्चा है, लेते होंगे। हम पेशेंट से 25 रुपया फीस लेते थे बरसों तक। आज मेरा फीस 50 रुपया है वर्षों से। जी उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे हर गरीब रिक्शा वाला हो जो हो भी आ जाता है, कहता कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो उसको मैं एफ लेकर के फ्री करता हूँ। उसमें मुझे काफ़ी आनंद आता है। हमारे फीस इतना कम है ऑपरेशन का जो आप सोच नहीं सकते हैं। अपेंडिसेक्टोमी 6,500 7 दिन में मैं करता हूँ। ऑपरेशन का दवा भी देता हूँ। गॉल ब्लैडर लेप्रोस्कोपी सर्जरी मैं 15,000 में करता हूँ, जिसका ऑपरेशन का दवा भी देता हूँ। उसमें भी बहुत सा पेशेंट कहता है कि नहीं बहुत गरीब हूँ, तो उसमें भी पैसा छोड़ देता हूँ। बेड चार्ज भी नहीं देता था, मैं किसी पेशेंट को नहीं तंग करता हूँ। यही कारण है कि हमारे यहाँ किसी तरह का प्रिय घटना आज तक नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं गरीब का सेवा करता हूँ, प्यार से सेवा करता हूँ। ऐसे सब डॉक्टर अच्छा सही सेवा करता है। ऐसा नहीं है कोई हर डॉक्टर ये सोचता है कि हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो, लेकिन थोड़ा पैसे की दिक्कत के चलते कहीं कहीं असुविधा होती है। इस असुविधा को देखते हुए मैं कभी भी किसी भी रोगी को आज तक मैं प्रताड़ित तंग नहीं किया हूँ पैसों के लिए, जिसके चलते ऊपर वाली कृपा है, कोई अप्रिय घटना आज तक नहीं हुई। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि लंबे समय से आप बिहार मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं, सदस्य भी हैं, और तो कितने साल से आप हैं? एक सवाल तो ये, और दूसरा कि बिहार की चिकित्सा जगत में बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है? देखिए, बरसों से हम हैं, इसके पीछे डॉक्टरों का प्यार है। जब भी होता है तो इलेक्शन प्रोसेस से ही होता है और गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। 10 आदमी का मेंबर का कमेटी होता है जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, एक रजिस्ट्रार होते हैं। पहले प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद थे, अभी डॉक्टर डी.के. चौधरी साहब हैं। जितना है सब इलेक्शन प्रोसेस से होता है। देखिए, हमारे यहाँ आज तक कोई डॉक्टर नहीं कंप्लेन किया है कि हमको वहाँ तंग किया जाता है। मैं बिहार मेडिकल काउंसिल में एक ऐसा रूल बनाया हुआ हूँ, हम 1 दिन में रजिस्ट्रेशन करते हैं। 1 दिन में 1 दिन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। किसी को परेशान नहीं होता, कोई परेशान हम नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होता है तो कहता नहीं अभी रजिस्ट्रार आप ही रहिए। बिहार गवर्नमेंट बहुत साथ, हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी हैं, जो भी आज तक हुए हैं सभी उन्होंने बहुत प्यार से कहा नहीं आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। और हमारे इथिक्स कमेटी
एक होती है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एनएमसी से जिस पर चार्जेस कुछ होता है हमारे यहाँ आते हैं। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ किसी को निर्दोष डॉक्टर नहीं फंसे और नहीं फंसने देता हूँ। कुछ दिन पहले 15-20 डॉक्टरों पर ज़बरदस्ती आरोप लगा करके उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात आई थी। जी। हमने उस पर फिर से इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करवा करके हमारी एथिक्स कमेटी ने उन लोगों को क्लीन चिट दिया और माननीय उच्च न्यायालय से भी उनको क्लीन चिट मिला। जो पटना के आज ऐसे डॉक्टर मैं नाम नहीं लूँगा, आज सभी आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह का हमारे यहाँ काम है कि रजिस्ट्रेशन करना, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं लेता हूँ, न करता हूँ। डॉक्टरों को समय पर रजिस्ट्रेशन करना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट समय पर देना, किसी को बिना मतलब को नहीं फंसाना। यही कारण है कि पूरा बिहार के डॉक्टर हमको प्यार करता है और मैं सबको इज्जत से सब काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने हमें पत्र भी लिखा है, मुलाकात हुई, तो वो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि आज आप जो कुछ भी हैं वो स्वर्गीय डॉक्टर A.K.N. सिन्हा की बदौलत हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं अपने परिवार के बारे में देखिए, हमारे पिता और माता जी दोनों का तो अब स्वर्गवास अभी नहीं है। जी। पिताजी भी चाहते थे, माताजी भी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने और उन्होंने काफ़ी मदद किया। लेकिन हमारे फैमिली में सबसे बड़ा श्रेय हमारे चाचा जी का है, जिन्होंने हमको पढ़ाया। पिताजी इस मामले में थोड़ा पैसा कम खर्च करते थे, तो शुरू में 12 रुपया महीना देते थे। जो हम जब IC में पढ़ते थे, महीना भी ठीक से नहीं दे पाते तो उनको लगता था पैसा बर्बाद करेगा। लेकिन चाचा जी बेचारे अपने किसी न किसी तरह से मेरा खर्चा पूरा किया। जी। और मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के उस ज़माने में लेट प्रोफेसर डॉक्टर A.K.N. सिन्हा हुआ करते थे, जिसका नाम जो IMA के प्रेसिडेंट रहे, बिहार IMA के प्रेसिडेंट रहे, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे, WMA के प्रेसिडेंट और वो कॉमनवेल्थ के प्रेसिडेंट रहे। उनसे जब मुलाकात हुई तो हमको लगा कि नहीं, ये तो भगवान के रूप हैं, इनसे कुछ शिक्षा लेना चाहिए और इनके साथ रहना चाहिए। तो हम उनके आना जाना शुरू किया। हमको इतना मानते थे, इतना इज्जत प्यार देते थे, जिसे लगता था कि मैं उनका अपना बेटा हूँ। और लास्ट जब मरने के पहले उन्होंने कहा, वो बोले कि बेटा 2-3 बात तुम किसी भी हालत में जी IMA नहीं छोड़ना। बहुत परेशानी आएगी लेकिन IMA में रहना। तुम बेटा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ज़रूर जाना और भाग्य साथ देगा तो तुम नेशनल प्रेसिडेंट भी बनोगे। ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और आज वो आशीर्वाद आज वो आशीर्वाद के काम आया। जी। डॉक्टर साहब, आपके अपने परिवार में कौन कौन है? आपके घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे क्या करते हैं वो? देखिए, हमारी पत्नी और 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो मेरा पटना मेडिकल कॉलेज में सर्जन है। छोटा वाला बेटा IGM में ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बड़ा वाला बेटा तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी और यूरोलॉजी सर्जरी बहुत अच्छा कर रहा है। ही हैज़ गुड वेरी गुड प्रैक्टिस। कम पैसा लेके भी 50,000 रोज कमाता है। छोटा वाला भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। जी। बड़े वाली बहू ENT में है, जो IGMS में थी, अभी बैठी हुई है। फिर IGMS होने की संभावना है, उसका इंटरव्यू वगैरह हो गया है। और छोटी वाली बहू जो है PMCH में रेडियोलॉजी में है। तो हमारा एक पूरा परिवार डॉक्टर है और हम लोग सबको यही शिक्षा दिए हैं कि बेटा किसी को पैसा के लिए परेशान नहीं करना। और लगभग सब बाल बच्चा मेरा उसको फॉलो करता है, समय पर घर आता है और हॉस्पिटल में जम के काम करता है। PMCH में और यहाँ जाता है 9 o'clock में हॉस्पिटल पहुँचता है। और सबसे अच्छा रेपुटेशन डॉक्टर प्रणय कुमार जी का है, जो यहाँ सर्जन है। और बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन का बहुत अच्छा रेपुटेशन है। टाइम पर आता है और टाइम पर वहाँ से यहाँ से जाता और आता है, टाइम पर आता है। बहुत हम इम्प्रेस्ड हैं बच्चों से, किसी तरह कोई नशा वगैरह नहीं करता है। इससे भगवान करे सबको इस तरह का बच्चा हो। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि
आउटलुक ग्रुप ने आपको 2018 में आइकन्स ऑफ बिहार के अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा मुंबई में एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। उस अवार्ड के लिए भी बिहार से आपके नाम का चयन किया गया और फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के हाथों वो सम्मान भी आपको मिला। अभी हाल के वर्षों में आपका नाम पद्मश्री सम्मान को लेकर भी कई बार सामने आया है, तो ये केवल अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए, जो भी अवार्ड मिला है, सब अवार्ड की पीछे गरीब का सेवा है। जी। और जो डॉक्टर अपने पेशेंट को जी। भगवान मान के इलाज करता है कि मेरा ही भगवान है, इसी के चलते हमारी इज्जत है, तो उसको तो वो आदमी सक्सेसफुल होता है। जी। देखिए, मैं जब ऑपरेशन करता हूँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता हूँ। कृष्ण भगवान का फोटो रखा हूँ, उनके पैर की तरफ देखता हूँ और ऑपरेशन करता हूँ। आप देखिएगा कि हमारा 99.9% पेशेंट सक्सेसफुल हम ऑपरेशन करते हैं और मेरा सब पेशेंट ठीक होता है। जी दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। डॉक्टर साहब, पिछले कई जो विधानसभा बिहार में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में कई बार ये बात सामने आई कि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह बिहार में कहीं से भी किसी लोकसभा क्षेत्र या अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो ये जो सारी चर्चाएं हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई है या नहीं? देखिए, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ। जो अच्छे लोग हैं सबसे मेरा अच्छा संबंध रहता है। थोड़ा बहुत जो हम मदद कर सकते हैं किसी किसी को करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको करते हैं। और मैं श्योर करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हम किसी भी एमएलए एमपी से कम सेवा लोगों का नहीं करता हूँ। इसलिए जहाँ मेरा घर का क्षेत्र, चलिए जब मैं उधर जाता हूँ तो 1000 लोग मुझको घेर लेते हैं और मैं सबको सेवा करता हूँ और मैं सेवा करता रहूँगा। हमको उसी में आनंद आता है कि 10 पुर्जा लिख दिया, कुछ दवा बांट दिया और हमको लोग इज्जत से प्यार से बोलते हैं, प्यार करते हैं। तो इस तरह के लोग चर्चा करते हैं। इसलिए कि हम जब गांव में बरबीघा जाते हैं या बिंद जाते हैं, गांव जाते हैं, तो लोग बहुत सब मिलने आ जाते हैं। लोगों को लगता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आप देखें तो अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई फिल्म अभिनेता है, तो उनका जो एक आखिरी पड़ाव होता है उनकी ज़िंदगी का, वो राजनीति की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई तमन्ना तो ज़रूर होगी अंदर से आपके भी कि एक मौका आपको मिलना चाहिए राजनीति में आने का। देखिए, मैं इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ूंगा जी। जो भी यहाँ बिहार में और इंडिया में पार्टी है, मेरा काम से कोई इम्प्रेस्ड हो करके यदि कुछ बनाते हैं, मनोनीत करते हैं, तो मैं उसका कार्य करूँगा। मैं इलेक्शन लड़के जिस कंट्रोवर्सी में लोग इलेक्शन लड़ते हैं और परेशान होते हैं, उसका काम मैं नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि आईएमए की कई बैठकें हुई हैं बिहार में और कुछ में मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला और आईएमए की उन सभाओं में खुले मंच से आपने 2 नाम कई बार लिया है। पहला नाम है डॉक्टर एन अप्पा राव का
और दूसरा नाम है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर केतन देसाई का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नाम आपने कई बार खुले मंच से इन दोनों का लिया है, तो इन दोनों की आपके जीवन में क्या भूमिका है? देखिए, डॉक्टर एन अप्पारा और डॉक्टर ए के एन सिन्हा के बहुत अच्छे मित्र थे जी। और डॉक्टर ए के एन सिन्हा के हर सुख दुख में उन्होंने मदद किया। ऑल इंडिया IMA के जब इलेक्शन हुआ तो एन अप्पारा का काफ़ी अच्छा रोल रहा करता था। और जब यहाँ आते थे तो हमारे घर पर ठहरते थे जी। वो तो उनको लोग IMA में लोग गांधी कहता है, बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत भले लोग को, क्या भी उनको कोई मतलब ज़्यादा नहीं जी। और बहुत प्यार से हमको मानते थे। हमारे दोनों बेटा के शादी में यहाँ आए, रिसेप्शन में आए रहे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा है, प्रेम है। उस तरह का लोग बहुत कम लोग हैं IMA में। जहाँ तक डॉक्टर केतन देसाई जी का है, केतन देसाई जी हमारे गॉडफादर हैं जी। केतन देसाई जी आज के युग में उतना बड़ा शुभचिंतक मेरा कोई इस धरती पर नहीं है जी। उनका आशीर्वाद बरसों से है और उनको आदमी का पहचान है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उनका शुभचिंतक है, कौन IMA का शुभचिंतक है, कौन देश का भला चाहता है। और हर समय उनको आशीर्वाद मिला। जब भी कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचते थे, इधर शाहजहाँ कहाँ, शाहजहाँ को बुलाओ। अब मैं दौड़ के वहाँ जाते थे, बहुत प्यार से आओ बैठो, घंटों उनके साथ रहते थे। जब तक रेस होते थे मैं उनके साथ रहता हूँ। उनमें सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी देश के लोग दिल से IMA का सेवा किए, उनके समय में जी। उसको बहुत प्यार से उन्होंने ऑफिस बियर बनाने में मदद किया। इस बार जब इलेक्शन की बात आई तो ऐसे ही बाय द वे उन्होंने कहा, क्या चाहते हो, किसे क्या करोगे? हमने कहा, सर हमारे यहाँ आज के दिन मंजू गीता मिश्रा मैडम, डॉक्टर कैप्टन VS सिंह के लिए काफ़ी पुराने और सिंसियर लोग हैं, इनमें से किसी एक को भी आप बना देते जी। आपका आशीर्वाद होता तो बन जाता, ये लोग बन जाते। तो कहेंगे देखो हम पर छोड़ दो, जी। जो भी बनेंगे, जो IMA के कर्मठ सिपाही हैं, जो आदमी IMA का सेवा किया है, उसको बनने में मैं मदद करूंगा। ऐसे पूरे कंट्री का IMA के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, मेंबर्स लोग हैं, जो डिसीजन लेंगे वही सर मान्य होगा। जी। लेकिन जिस आदमी को मैं कर्मठ समझूंगा और जो आदमी IMA के लिए काफ़ी रिलायबल और ईमानदार है, उसके मैं साथ रहूँगा। इसलिए मैं उनको गॉडफादर कहता हूँ। जब हम बिहार में IMA में प्रेसिडेंट नहीं थे तो कहेंगे यार तुम प्रेसिडेंट नहीं बने आज तक, तुमको बनना चाहिए। जी। तो बिहार के लोगों ने हमको प्रेसिडेंट बनाया। कहीं देखो इतना लोग वर्किंग कमेटी का मेंबर है तो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं बने, तो यहाँ के लोगों ने मुझे वर्किंग कमेटी के मेंबर बनाया। जी। जब इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी चीज़ है ऑल इंडिया IMA के लिए, जी। बहुत लोग चाहते हैं बनना, बहुत इज्जत मिलता है, पूरे देश का इलेक्शन कंडक्ट करना बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत लोग चाहते थे, वहाँ बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे, कुछ किसका नाम किसी का नाम, यहाँ के लोग भी थे, चाहते थे बनना इलेक्शन कमीशन के मेंबर। जी। उन्होंने कहा भाई देखो डॉक्टर शाहजहाँ इस बार बनेगा इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सब देश के लोग ने हाथ उठाया, कहा नहीं हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। और मैं बहुत ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन का एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर निभाया। और उसके बाद उन्होंने लास्ट मोमेंट में 2-3 दिन बच गया तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए दोनों के लिए नॉमिनेशन भेज दो, जो अच्छा होगा, जो देश के लोग चाहेंगे होगा। जब एक दिन बचा तो बोले प्रेसिडेंट के लिए भी भेज दो। इस तरह से मैं दोनों पोस्ट के लिए भेजा।
उनमें सबसे बड़ी खूबी है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके जी। पूरे कंट्री का लोग, जो लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, सब लोगों से बात करके, सबका विड्रॉल ले करके, इस किसान डॉक्टर, जो मैं किसान का भी हूँ और डॉक्टर तो हूँ हैं ही, जी। को उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रेसिडेंट इस बार पूरे इंडिया का डॉक्टर शाहजहाँ जी होगा, और उनके आशीर्वाद से मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। मैं ज़िंदगी में सदा आभारी रहूँगा। उस तरह का लोग इस देश में कम होते हैं जो लोगों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं IMA का इतना सेवा करूँगा जी। कि हमारे देसाई साहब बहुत खुश होंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल की जो हमने कहा कि चिकित्सा जगत में डॉक्टर N अप्पा राव और डॉक्टर केतन देसाई की आपके जीवन में क्या भूमिका है, इससे जुड़ा एक सवाल और है, और वो ये कि आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो आपके परिवार में वो कौन है जिनको आप ये मानते हैं कि उनका सपोर्ट हर कदम पर आपके साथ रहा? दूसरा, वो कौन लोग हैं जो चिकित्सा जगत से जिनका संबंध नहीं है, चिकित्सा जगत के बाहर की लोगों की बात कर रहे हैं, जिनका समर्थन, सहयोग आपको मिला है? परिवार भी तो आपको हमने बताया ही कि हमारे चाचा जी थे जो कि बहुत मदद किया पढ़ने में। जी। पूरे परिवार के लोग चाहते थे डॉक्टर बने, लेकिन चाचा जी का सबसे बड़ा रोल हमको डॉक्टर बनाने में रहा। मैं अब तो वो नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी यादें बराबर आती है कि किस तरह के लोग जो बेटा के अलावा अपने भतीजा को भी बहुत प्यार से पढ़ाया। देखिए, मैं 2-3 लोगों का बहुत आभारी हूँ। एक तो हमारे HS राठौर, जो स्टेट बैंक के मैनेजर हुआ करते थे, सेक्रेटरी जनरल थे बिहार के, HS राठौर जी, HS राठौर। हाँ, हेमेंद्र सिंह राठौर। उन्होंने जो प्यार दिया, हम नहीं बता सकते हैं कि एक बैंक के हम उनकी पत्नी बीमार थी, उनकी बेटी का ऑपरेशन किया, उसके बाद हमसे इतना खुश हुए कहें कि तुम्हारे से डॉक्टर बहुत कम होता है। जी। और मैं जब PG करने गया तो हमारे पास गार्जियन को पैसे की दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा पैसा खर्च करने में थोड़ा उनकी परेशानी होती थी। मेरा थीसिस बहुत महंगा था। तो राठौर साहब कह रहे, हम तो कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी हैं यार, ये आप क्यों घबराते हो, कितना पैसा चाहिए? हम कहा देखिए पैसा, उनका 1 या 1.5 लाख, अब 1.5 लाख चाहिए। उन्होंने अपने नाम पर चेक काटा HS राठौर, और हमको 1.5 लाख रुपया, जाओ तुम पढ़ के आओ। दे वहाँ से पढ़ के आए तो फिर उनको कमा करके हमने दिया। उसके बाद जब हम नर्सिंग क्लिनिक वगैरह नहीं था तो बोले कह यार तुम्हें क्लिनिक बना लो ना। उस ज़माने में ADB बैंक बिहटा में मैनेजर थे, और राठौर साहब ने कहा देखो यार ऐसा करते हैं कि हम तो यहाँ मैनेजर हैं ना, उसमें काम लगाओ विदाउट टेकिंग एनी सिग्नेचर। है, बुलाए अपने उसको अकाउंटेंट को, और एक पुर्जा काट के दिया, HS राठौर 50,000 रुपये दिया के काम लगाओ। तो इस तरह का लोग, मैं गाड़ी लोन लेना था, अब गाड़ी हमारे पास नहीं थी, कहेंगे तुमको गाड़ी के बिना काम कैसे चलेगा, और अपने से बैंक में चले गए और गारंटर बन के गाड़ी दे दी। अरे भाई, ना तो कोई अब आजकल के ज़माने में भाई करता है न पिता करता है, उस ज़माने में उन्होंने जो किया हम उसको भूल नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि अगर किसी का किया हुआ है और आज इतने सालों बाद भी नहीं, आज तो आप हमारे इस इंटरव्यू में उनको आज याद कर रहे हैं। राठौर साहब के जितने बच्चे हैं सब मेरा परिवार है। आज भी उनका बेटा पत्नी हमारे घर आते हैं, हम छठ भी वो राठौर साहब घर से करते थे। जी। दूसरा, एक हमारे परिवार में एक और हमारे बाहर के लोग हैं जिनका जो आज के दिन कंजर्वेटर है लखनऊ में, युवा शर्मा जी, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। वही हम बहुत उससे ऑब्लाइज तब हुए जब हम गए वहाँ, उत्तरकाशी उनकी पोस्टिंग थी, और उत्तरकाशी में मैं उनके साथ रहा और काफ़ी इज्जत से उन्होंने रखा। फॉरेस्ट का बहुत, उसमें DFO थी वो। जी जी। अवनी कुमार उनके हस्बैंड अपने DFO थे। तो हमारे घर के बगल में कुछ प्लॉट था जो बिकने वाली बात थी। जी। हम की बात तुम उसको ले लो।
तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। उन्होंने कहा अरे आप जब लीजिएगा तब लेंगे। हम कहा अरे हम तो 11,000 महीना कमाने वाला आदमी, 1150 मिलता था सैलरी। हम कहा बिल पर हमको तो संभव बाबू तुम ले लो। कहीं ना 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 पैसा तो आपको हम देंगे, और आधा उनका पैसा आधा मेरा पैसा, और दोनों का रजिस्ट्री हमने कराया, बिल्कुल कमा के सब दिया। इतना रिलाय करने वाला आज के युग में कोई करता है बॉस? कोई नहीं करता है। हम उनको पढ़ने में थोड़ी मदद किए थे, इसका उन्होंने ऐसा चुकाया कि हम तो आज आभारी हैं कि सब उन्हीं का किया कराया हुआ है। तीसरा एक नरेंद्र नारायण शर्मा थे जो चौधरी टोला के थे, बहुत सीरियस बीमार हो गए। एकेन सिन्हा बोले हमको एकेन सिन्हा देखेंगे, अवध देखेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और सिन्हा साहब को हमने कहा सर आपको चलना पड़ेगा, और सिन्हा साहब गए, सचमुच ठीक हो गए। उन्होंने एक मकान पुराना था, हमको 49,000 में रजिस्ट्री कर दिया। पैसा कहीं हम ले भी नहीं करेंगे तुमसे। हम के सर हमसे हमारे पास 49,000 रुपया था, चलाओ, लिए और रजिस्ट्री किया। आज करोड़ों का प्रॉपर्टी है। तो भाई आप दिल से किसी का सेवा करते हैं जी। तो एक भगवान तो मदद करती है, भगवान के रूप में बहुत लोग हैं जो सेवा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए इस युग में, आज के युग में तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जी। और जो आपका फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, जो भी है, इसके चलते बहुत लोगों का बहुत इससे आगे बढ़ा है। और थोड़ा सा आप लोग का आशीर्वाद नहीं रहा तो नीचे भी चला गया है जी। तो हम तो इसको अच्छे नज़र से देखते हैं, और हम समझते हैं कि इसको जितना आगे बढ़ रहा है बहुत अच्छा है समाज के लिए, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, एक मोतिहारी के, बिहार में मोतिहारी के एक सर्जन हैं डॉक्टर आशुतोष शरण, हमारे दोस्त हैं, आप भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हाल ही में उनसे हमारी मुलाकात हुई थी जब अखबारों में यह खबर आई कि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को आईएमए का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो बातचीत के क्रम में उन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का इस पद पर होना वो बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एनएमसी के सदस्य होने के नाते भी और आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी अब डॉक्टर सहजानंद प्रसाद की जिम्मेवारी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये जो एक उम्मीद है चिकित्सकों की आपसे, इसको कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो जो आशुतोष शरण जी के पिताजी शंभुबाबू थे जो बहुत बड़े फिजिशियन थे, उस इलाके में काफ़ी उनका इज्जत रहा है जी। और आशुतोष वन ऑफ द टॉप प्रैक्टिशनर उस आज के दिन है। तो उस तरह के लोग कम होते हैं, और उसका भी एक मेंटलिटी है कि गरीब का सेवा, वो भी बहुत अच्छे ढंग से सेवा करता है जी। देखिए हम तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम कभी हमारे नज़र में तो सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी। थोड़ा सा इधर से उधर भागते हैं, उनको भी बात करने पर ठीक हो जाते हैं। जी। मैं जब से आईएमए में रहा हूँ, जी। और जब से आईएमए का सो कॉल्ड मैं थोड़ा सा एक्टिव रहा हूँ, 30 साल से ऊपर इस स्टेट में किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। सभी लोग, इलेक्शन अनकंटेस्टेड होता है और हर लोग सेटिस्फाइड होता है। हमारे यहाँ जितने पास्ट प्रेसिडेंट हैं या जो नेशनल पास्ट, सबको हम बहुत इज्जत करता हूँ, या पूरे देश का जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है, हमारे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मठ हैं। हर लोग चाहते हैं कि आईएमए के थ्रू जनता का सेवा करें। मैं श्योर करता हूँ कि किसी तरह का दिक्कत परेशानी यहाँ के डॉक्टरों को नहीं होने दूंगा जी। जब भी कोई बात होगी तो मैं उनके साथ रहूँगा। मैं साथ हूँ। 2 बजे रात में भी लोग फ़ोन करता है तो मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले एक शेर के माध्यम से मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफ़ान से निकल सकती है। मायूस ना हो बंदे, अपने इरादे ना बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है।
उम्मीद करता हूँ आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।